हेलो एवरीवन, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने भारत का फिजिकल डिवीजन या फिर जो भौगोलिक विभाजन है इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसके पहले हमने भारत का सामान्य परिचय या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया वाला जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट किया था, है ना। तो आई थिंक वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो हिमालय के अंतर्गत जो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत, उसमें हमने हिमालय को देखा था। और हिमालय के अंतर्गत भी हमने ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक और ईस्टर्न जो हिल्स हैं इनको हमने डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, आज हम इनके आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाओं जिसमें हम हिमालय को स्टडी कर रहे थे, है ना, हिमालय को स्टडी कर रहे थे, इसके अंतर्गत हमने दो आधार पर उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला, यहां पर उत्तर व उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाओं का विभाजन लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, हिमालय के कंपैरिजन में। तो देखिए, श्रेणियों के आधार पर जो विभाजन था वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज को पढ़ लिया था। ग्रेटर हिमालय या फिर जो मुख्य हिमालय है, मेन हिमालय है, उसके अंतर्गत हमने ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक को स्टडी कर लिया था। और ईस्टर्न हिल्स या फिर पूर्वोत्तर हिमालय को भी हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया था। ठीक है, ठीक है अमन जी, हाँ आपको बहुत बहुत स्वागत है ना, आपकी पहली क्लास है, बहुत अच्छी बात है। आप जितने भी अभी 5 क्लासेस ही हुई हैं तो सारे जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो प्रीवियस सारी क्लासेस देख लीजिए, तो आगे की जो भी क्लासेस होंगी तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अमन जी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वो टॉपिक रहेगा प्रादेशिक विभाजन, है ना, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या फिर रीजनल डिवीजन। अब ये रीजनल डिवीजन क्या होता है, प्रादेशिक विभाजन क्या होता है, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर नीचे एक मैप दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप देखिए। यहाँ पर देखिए एक सिंधु नदी बहती है ना, इसके अलावा सतलज नदी बहती है, यहाँ पर एक काली नदी बहती है, तिस्ता बहती है, ब्रह्मपुत्र बहती है। तो इन नदियों के बीच में जो हिमालय के पार्ट है, जैसे मान लीजिए सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है उसको कुछ नाम दे दिया, है ना, काली और तिस्ता के बीच में जो हिमालय है उसको कुछ नाम दे दिया। तो इन्हीं हिमालय के बारे में या फिर इसी टॉपिक के बारे में आज के लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनको कैसे विभाजित किया गया बच्चों, नदी घाटियों के अनुसार, है ना, नदी घाटियों के अनुसार। अभी मैं आपको जब पूरा लेक्चर समझाऊंगा तो अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लास के बीच में हम बात करते हैं अमन जी इस बारे में कि नोट्स कैसे बनाना है ना, मैं भी आपको बताते जाऊंगा। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अभी आप क्लास पर ध्यान दीजिए। देखिए, रीजनल डिवीजन की बात करें बच्चों तो एक वैज्ञानिक थे जीएस बुरार्ड, है ना, एक भूगोलविद थे। इन्होंने जब हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया या फिर रीजनल डिवीजन किया तो 4 भागों में किया। तो इनका थोड़ा सा नाम याद रखना, जीएस बुरार्ड। हो सकता हो कभी एग्जाम में आ जाए, खासतौर पर सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं इसमें पूछा जा सकता है कि किन्होंने हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। तो सर जीएस बुरार्ड, इनका आपको विशेष तौर पर नाम याद रखना है। ठीक है, देखिए कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इन 4 हिमालय के बारे में बताया है जीएस बुरार्ड साहब ने हिमालय के रीजनल डिवीजन के अंतर्गत। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर कश्मीर हिमालय। ठीक है, कश्मीर हिमालय है, इसको हम स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले कश्मीर हिमालय कहां पर है, तो ऑब्वियसली बात है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वहीं पर होगा, इसलिए इसको हम कश्मीर हिमालय बोलते हैं। इसके कुछ अन्य नाम भी है बच्चों, है ना, इसको पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, पंजाब हिमालय, कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया पंजाब हिमालय, तो आपको यही समझना है कि कश्मीर हिमालय की ही यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, इसका एक और नाम है हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पंजाब हिमालय बोल लीजिए, हिमाचल हिमालय बोल लीजिए, कश्मीर हिमालय बोल लीजिए, एक ही बात है। अब ये है कहां पर, देखिए यहां पर मैं पेन से बना रहा हूं ये वाला रीजन, जो ये वाला पूरा रीजन है ना बच्चों, इस हिमालय को हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। अब आप बोलोगे कि सर कैसे आप बोल रहे हो उसको पंजाब, कश्मीर या फिर हिमाचल, तो देखिए सीधी सीधी बात है कि हिमालय के रीजनल या फिर प्रादेशिक डिवीजन के अंतर्गत जीएस बुराड़ साहब ने जो यहाँ पर 2 प्रमुख नदियां हैं, एक तो सिंधु नदी इस प्रकार से निकलती है, नदियों वाली लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और एक है यहाँ पर सतलज नदी। ठीक है, ये 2 प्रमुख नदियां हैं। सतलज नदी भी सिंधु के अपवाह तंत्र का ही हिस्सा है, चेनाब में जाकर के मिलती है, ये नदियों वाली लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो ये दोनों प्रमुख नदियां हैं बच्चों, जो कि यहाँ तिब्बत रीजन से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं, तिब्बत रीजन से निकलती है। यहाँ पर एक मानसरोवर झील है, कौन सी झील है, मानसरोवर झील, तो इसके पास से ही ये दोनों नदियां निकलती हैं। तो इन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालय का हिस्सा स्थित है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं बच्चों कश्मीर हिमालय। क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कश्मीर हिमालय किन 2 नदियों के मध्य में स्थित है या फिर कौन सी 2 नदी घाटियों के बीच में स्थित है। देखिए नदी घाटी का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, नदी घाटी, बार बार मैं नदी घाटी शब्द यूज कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक ये नदी है, ठीक है, तो इसके आसपास का जो ये सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र होता है ना बच्चों, इसको ही हम बोलते हैं नदी घाटी, है ना। जैसे मान लीजिए सतलज नदी है, तो सतलज नदी के आसपास का जो सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र होगा उसको ही हम बोलते हैं नदी घाटी। आप सुनते होंगे ना, फलानी फलानी नदी घाटी परियोजना, तो उस नदियों की जो अन्य सहायक नदी है या फिर उस नदी पर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं या फिर उसकी सहायक नदियों पर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं नदी घाटी। ठीक है, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय स्थित है इसको ही हम क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है। ठीक है, देखिए सतलज और सिंधु नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या फिर एक और नाम है हिमाचल हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है।
आगे है, यह कश्मीर और हिमाचल हिमालय में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियां आती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ऑलरेडी इन सब श्रेणियों को, जैसे जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर, इनके बारे में हम पढ़ करके आए हैं प्रीवियस लेक्चर में। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हैं लेक्चर वो जरूर देख लेना आप प्रीवियस, नहीं तो आपको डायरेक्ट ये वाला लेक्चर देखेंगे तो कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो देखिए हमने जैसे पहले हम देखते हैं जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, है ना, ये किसका हिस्सा है बच्चों? ये तीनों रेंज ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। हम पढ़ करके आए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में ना। ट्रांस हिमालय में मैंने बताया था यहाँ पर काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। ठीक है, इसी रीजन में है। तो ऑब्वियस सी बात है ये किसके अंतर्गत आएंगी? ये आएंगी किस हिमालय के अंतर्गत? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। जनरल सी बात है, हम पढ़ करके आए हैं। ठीक है, और क्या बचा? पीर पंजाल और धौलाधर, तो ये भी हम पढ़ करके आए थे कि ये मिडिल हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मिडिल हिमालय का हिस्सा है, लघु हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो पीर पंजाल हमने कहां पढ़ी थी? जम्मू कश्मीर रीजन में पढ़ी थी पीर पंजाल। और धौलाधर कहां पढ़ी थी? हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। तो यहां से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि सिंधु और सतलज के बीच में ये सारी श्रेणियां आती हैं। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे ये देखिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों, जो धौलाधर श्रेणी है या फिर जो पीर पंजाल श्रेणी है ये किस हिमालय के अंतर्गत आती है? तो एक तो आप आंसर देंगे क्या? मिडिल हिमालय। ठीक है, यदि ओवरऑल श्रृंखला के हिसाब से देखेंगे। और दूसरा आंसर इसका क्या होना चाहिए? यदि नदी घाटियों के अनुसार पूछे तो कश्मीर हिमालय। ठीक है, कश्मीर हिमालय का हिस्सा है या फिर पंजाब हिमालय का हिस्सा है या फिर हिमाचल हिमालय का हिस्सा है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं मेरे तो कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो इजिली आपको ये याद हो जाएगा कि जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर ये सारी श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। प्रसिद्ध ग्लेशियर बालतोरा सियाचिन यहां पर ही स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये ग्लेशियर जो आपको दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताए थे, एक तो बालतोरो ग्लेशियर है ना, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। ठीक है, ये सारे जो ग्लेशियर है मैंने आपको बताया थे कहां पर आते हैं? ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे सियाचिन, बालतोरा, हिस्पर, इस रीजन में दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब ये भी सिंधु और सतलज वाला के बीच में जो ये हिमालय बता रहे हैं, कश्मीर हिमालय, इसी के अंतर्गत आएंगे। जनरल सी बात है ना, कोई इसमें आपको अलग से दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, इजिली आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये भी आपको इजिली याद हो जाएगा। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय पूरा किसमें आ रहा है? कश्मीर हिमालय में आ रहा है, तो ये भी इसके अंतर्गत ही आ जाएंगे। अगला है मीठे पानी की झील डल और बूलर के अलावा खारे पानी की जो झील है पेंगोंग त्सो झील या फिर मोरारी झील, ये भी इसी के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए डल और बूलर झील ये कहां पर है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलती हैं ये झीलें, है ना। जैसे बूलर आप देखेंगे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। डल लेक श्रीनगर के अंतर्गत आती है, तो ये भी ऑब्वियसली बात है यहाँ जम्मू कश्मीर वाले रीजन में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से सिंधु और सतलज के बीच में ही आ रही हैं ये सारी चीजें, तो कश्मीर हिमालय का ही हिस्सा है ये सारी चीजें। इसमें बस आपको एक, जितने मैंने हिमालय के अभी आपको एक लेक्चर कंप्लीट किया है वो लेक्चर आप अच्छे से देख लेना, तो कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं आपको ये पूरा। देखिए सबसे पहले हमने प्रादेशिक विभाजन देखा, तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया? जीएस बुराड़ साहब ने ये कहा कि भैया हिमालय को हम जब हम प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे या फिर रीजनल डिवीजन करेंगे तो इसको हम 4 भागों में करेंगे। ठीक है, कश्मीर, कुमायूं, नेपाल और असम, है ना। अब ये किस आधार पर किया है? नदी घाटियों के आधार पर किया है। तो इसमें से सबसे पहले कश्मीर हिमालय देखा, तो कश्मीर हिमालय की विशेषता क्या है? कश्मीर हिमालय की विशेषता ये है कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच में जो हिमालय स्थित है उसको हमने क्या कहा है? उसको हमने कहा है कश्मीर हिमालय, या फिर इसके कुछ अन्य नाम भी हैं जैसे पंजाब हिमालय और हिमाचल हिमालय। ठीक है, अब इसको पंजाब और हिमाचल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए ये पंजाब राज्य ही आ जाता है ना, हालांकि पंजाब में कोई हिमालय का हिस्सा नहीं है लेकिन इसका, और हिमाचल में भी आ जाता है इसका। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है कश्मीर, पंजाब और हिमाचल हिमालय के नाम से, क्योंकि ये रीजन कहीं ना कहीं इन दो नदियों के बीच में आ रहे हैं, तो इसलिए इनका ये नाम है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बताया कि पूरा ट्रांस हिमालय इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा पीर पंजाल और धौलाधर रेंज भी इसके अंतर्गत आ जाती है ना। आप देखेंगे ग्रेटर हिमालय को तो नंगा पर्वत भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपको जस्ट जनरल कॉमन सेंस थोड़ा सा आप लगाएंगे तो आपको ये सारी चीजें बन जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सारी जो मैंने आपको ग्लेशियर बताया ट्रांस हिमालय की, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये जो झीलें हैं कुछ ये भी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसकी एक विशेषता ये है बच्चों की ये पश्चिम से चौड़ा है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हिमालय है ये पश्चिम से जैसे जैसे पूर्व की ओर जाता है तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि जो कश्मीर हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, असम हिमालय, इसमें सबसे ज्यादा चौड़ाई किस हिमालय की है? तो ऑब्वियसली बात है, हम पढ़ करके आए हैं प्रीवियस लेक्चर में कि जो पूरा हिमालय है ये पश्चिम से ज्यादा चौड़ा है, तो कश्मीर हिमालय ज्यादा चौड़ा होगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, कश्मीर हिमालय करेवा झीली निक्षेपों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ जाफरान की खेती की जाती है। ठीक है, देखिए करेवा भूमि क्या होती है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। जो पीर पंजाल रेंज बच्चों, है ना, पीर पंजाल रेंज की तलहटी में, यहाँ पर तलहटी मतलब मान लीजिए, एक मिनट में आपको समझाता हूँ तलहटी क्या होती है। जैसे ये कोई पर्वत है, ठीक है, तो ये हो गया इसका तलहटी वाला हिस्सा, नीचे वाला। ठीक है, तो पीर पंजाल रेंज की तलहटी में करेवा भूमि के निक्षेप या फिर करेवा भूमि पाई जाती है जिसमें जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं बच्चों? जलोढ़ एक मिट्टी होती है, ठीक है, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है ना, सबसे उर्वर या फिर सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये करेवा जो भूमि होती है ना, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं और काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। और यहाँ पर किसकी खेती की जाती है? जाफरान, है ना, जाफरान, केसर बोल लीजिए इसको, केसर बोलते हैं। इसके अलावा सेब हो गया, है ना,
और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, तो इन सभी की खेती यहाँ पर की जाती है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है करेवा क्या है, तो करेवा एक जलोढ़ निक्षेप वाली भूमि है, काफी उपजाऊ भूमि है, जहाँ पर केसर, सेब, इन सभी की खेती की जाती है। और पीर पंजाल जो रेंज है जम्मू कश्मीर में, इसकी तलहटी में ये भूमि पाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, हाँ अमन जी बताऊंगा मैं, आप टेंशन मत लो, सर नोट्स कैसे बताएं सब बताऊंगा मैं, है ना, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। थोड़ा सा लेक्चर पढ़ लें हम। देखिए कुमायूं हिमालय की बात कर लेते हैं। पहला हमने पंजाब देख लिया, अब देख लेते हैं कुमायूं हिमालय। तो सतलज और काली नदियों के बीच में जो लगभग 320 किलोमीटर का लंबा हिमालय का क्षेत्र है, उसको हम क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा यहाँ पर सिंधु नदी और सतलज के बीच में जो हिमालय था, उसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था बच्चों काश्मीर हिमालय, है ना। अब हम देख रहे हैं सतलज और काली के बीच में जो हिमालय स्थित है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कुमायूं हिमालय। अब कुमायूं हिमालय से आपको याद आया होगा, कुमायूं हिमालय ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं। कुमायूं एक पीक पढ़ के आए हैं हम, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है ना। कितनी सब कहां पे, उत्तराखंड की ये सबसे ऊंची चोटी है कुमायूं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और कहा मेनली ये उत्तराखंड रीजन में ही आती है और सतलज और काली नदियों के बीच में ये स्थित है। तो ये बात आपको याद रखना है कि सतलज और काली नदियों के बीच में जो हिमालय है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना है। दूसरा है उत्तराखंड राज्य में ये मुख्यतः फैली है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 7816 या 7817, कहीं कहीं आपको 7816 मीटर भी लिखा मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, जो कुमायूं हिमालय है, ठीक है, इसमें जो नंदा देवी है, ठीक है, नंदा देवी इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। ठीक है, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है, पहली बात तो ये याद रखना है। दूसरी बात, सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। तीसरी बात, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी, 7816 मीटर की हाइट भी याद रखना है। और पूरे उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी ही है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इस हिमालय के दो भाग हैं, एक तो पश्चिम वाले को बोलते हैं गढ़वाल हिमालय और पूर्व वाले को बोलते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, पश्चिम वाले को क्या बोल रहे हैं, गढ़वाल हिमालय, पूर्व वाले को क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए ये जो पूरा हिमालय है उत्तराखंड रीजन का, तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है इसको हम बोलते हैं गढ़वाल हिमालय और पूर्वी वाले को बोलते हैं क्या, कुमायूं हिमालय। तो ये बात भी आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं। इस हिमालय की प्रमुख चोटियां बद्रीनाथ है ना, जहां से क्या नाम है, अलकनंदा नदी भी निकलती है, अलकनंदा, है ना। इसके अलावा बद्रीनाथ के बारे में आपको पता होगा, जो 4 प्रमुख धाम है हमारे हिंदू धर्म के, उसमें से एक बद्रीनाथ भी है ना, बद्रीनाथ भी है, ये आपको याद रखना है। केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामित, तो ये सभी प्रमुख माउंटेन पीक्स हैं बच्चों, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती हैं और उत्तराखंड के अंतर्गत प्रमुख माउंटेन पीक हैं। सबकी अपनी विशेषताएं। केदारनाथ आपको पता होगा एक हिंदू धर्म का काफी अच्छा एक स्थल है, ठीक है, धार्मिक स्थल है केदारनाथ, यहाँ से मंदाकिनी नदी भी निकलती है। त्रिशूल भी एक प्रमुख माउंटेन पीक है। माना एक दर्रा भी है और माउंटेन पीक भी है। गंगोत्री से आपको पता होगा भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। नंदा देवी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कामित ग्लेशियर से भी एक विष्णु गंगा नदी का ओरिजिन होता है। तो ये सभी जितने भी नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किस रेंज के अंतर्गत आते हैं और क्या इनकी विशेषता है। ठीक है, अब चलिए अब बात कर लेते हैं। थोड़ा अमन जी बोल रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाए, है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाए। तो सबसे पहली बात तो जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, है ना, इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी। जो भी लेक्चर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इन सभी की आपको एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो वो पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, अब पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है, आपको खुद के हैंड रिटन, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। हैंड रिटन नोट्स का मतलब क्या है, जैसे आप मान लीजिए अभी मेरा लाइव लेक्चर देख रहे हैं, है ना, या फिर कुछ बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं। ठीक है, तो करना क्या है आपको, उस लेक्चर के दौरान पूरा लेक्चर 1 घंटे का लगभग रहता है, 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का लेक्चर रहता है। तो इस पूरे 1 घंटे के आपको नोट्स बनाने हैं खुद के हाथ से। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें क्या होता है यहाँ पर लिखी नहीं होती हैं और मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ बताता हूँ। ठीक है, तो वो भी आपको नोट डाउन करना है ताकि आपकी मेमोरी में बना रहे, है ना। तो हैंड रिटन नोट्स सभी बच्चों को बनाना है, इन पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना, या फिर पीडीएफ जब मैं आपको दे दूंगा तो पीडीएफ और लेक्चर के सहयोग से फिर आपको अपने खुद के अच्छे हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज भी आपको ऐड करनी है। कहीं से आपको मान लीजिए कुमायूं हिमालय के बारे में कोई अच्छा फैक्ट मिल जाता है, तो हमेशा अपने नोट्स को आपको अपडेट भी करते रहना है ना। कोई अच्छा पॉइंट मिल गया, कोई मान लीजिए एग्जाम में, मान लीजिए आप एमसीक्यूज लगा रहे हैं, मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन मिला आपको जो यहाँ पर मान लीजिए मैंने नहीं पढ़ाया, मैक्सिमम चीज आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी 90%। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जो आपको नया क्वेश्चन मिला, तो वो फैक्ट आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में, है ना। तो आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, है ना, इन पीडीएफ की सहायता से, मेरे लेक्चर की सहायता से। ठीक है, चलिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा अमन जी, एक बार आप कमेंट में बता दीजिएगा। आगे डिस्कस करते हैं। उत्तर भारत की 2 प्रमुख नदियों का जो उद्गम होता है इसी कुमायूं हिमालय से होता है। एक तो है गंगोत्री, एक तो है यमुनोत्री। आपको पता होगा बच्चों, 2 सबसे प्रमुख नदियां इंडिया की, एक तो है गंगा, है ना, जिसका धार्मिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सर्वाधिक महत्व है हमारे भारत की। सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, आपको पता ही होगा, 2525 किलोमीटर की लंबाई है और वाटर वॉल्यूम के अनुसार भी इसकी ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और इसकी एक सहायक नदी है यमुना, है ना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा पूरे भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो ये दोनों नदियां जो निकलती है ना, इसी कुमायूं हिमालय उत्तराखंड से ही निकलती है। एक निकलती है बच्चों गंगोत्री ग्लेशियर से, है ना, और एक निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर थोड़ा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये पर्वत होते हैं ना, ये पर्वत है। अब ये जो पर्वत है ना, जैसे कुमायूं हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है, आपको पता होगा ग्रेटर हिमालय का, है ना। इनकी एवरेज हाइट कितनी है, लगभग 6100 मीटर इनकी एवरेज हाइट है। तो इनके जो शिखर होते हैं ना बच्चों, ये हमेशा क्या होते हैं, बर्फ से जमे हुए होते हैं, है ना।
क्या होता है, देखिए जब किसी पर्वत पर लगातार बर्फ जमती रहती है ना, लेयर बाई लेयर इस प्रकार से, ठीक है, तो वो ग्लेशियर एक प्रकार से बन जाता है ना, और उन्हीं ग्लेशियर से क्या होता है, नदियों का ओरिजिन होता है, वो बर्फ जो होती है पिघल पिघल के नदियों का रूप ले लेती है और इस प्रकार से एक नदी बन जाती है, ठीक है। तो ये जो गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहां से ही गंगा और यमुना नदियों का ओरिजिन होता है। हालांकि नदियों वाले लेक्चर में हम वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस आपको इतना याद रख लीजिए। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि गंगा और यमुना नदियों का ओरिजिन किस हिमालय से होता है, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तो आपको पता होना चाहिए कुमायूं हिमालय उत्तराखंड से इन नदियों का ओरिजिन होता है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला है बच्चों, कुमायूं हिमालय की ऊंचाई पंजाब हिमालय से अधिक है। अब एक कॉन्सेप्ट वाली चीज याद कर लीजिए, जैसे जैसे हिमालय पश्चिम की ओर जाता है इस प्रकार से इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम होती जाती है ना। सबसे ज्यादा चौड़ा इसको आपको पश्चिम में देखने को मिलेगा और सबसे कम चौड़ा ये आपको पूर्व में देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो इसकी हाइट भी बढ़ती जाती है ना। जैसे आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हाइट आपको नेपाल वाले रीजन में मिलेगी, है ना, नेपाल वाले रीजन में मिलेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं हाइट बढ़ती जाती है और चौड़ाई कम होती जाती है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको यह भी याद रखना है। तो जो कुमायूं हिमालय है इसकी क्या विशेषता होगी, इसकी ऊंचाई पंजाब हिमालय से अधिक होगी, क्योंकि सर ने बताया था कि जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे तो हाइट बढ़ती जाती है। अब देखिए कुमायूं हिमालय, इसके बाद अभी हम जब नेपाल हिमालय पढ़ेंगे जहां पर माउंट एवरेस्ट वगैरह स्थित है, तो उसकी हाइट और ज्यादा हो जाएगी, है ना। मतलब कश्मीर हिमालय की एवरेज हाइट ये है, कुमायूं की ये है, नेपाल की ये है, इस प्रकार से, है ना। कश्मीर हिमालय की चौड़ाई ये है, कुमायूं की चौड़ाई ये है और नेपाल की ये है। तो इस प्रकार से चौड़ाई कम होती है और हाइट बढ़ती है। तो ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कुछ दर्रे भी हैं, हालांकि दर्रे भी हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन दो यहाँ पर दर्रे भी हैं, माना और नीति, और एक और दर्रा है यहाँ पर लिपुलेख, ठीक है। तो ये तीनों दर्रे आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। दर्रे क्या होते हैं इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि जो हिली क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ना बच्चों, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे मान लीजिए एक पर्वत ये है ना, एक पर्वत ये है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई रोड है ना, एक इस प्रकार से रोड है, यहाँ से वाहन जाते हैं इस प्रकार से। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों को क्रॉस करने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग होता है। ये क्या होता है, प्राकृतिक मार्ग, जो कि प्रकृति के द्वारा ही बनाया हुआ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, दर्रा। ऐसा भी हो सकता है कि इंसानों ने बनाया हो, लेकिन नॉर्मली जो दर्रा शब्द यूज करते हैं वो प्राकृतिक दर्रे के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में उस पर्वतीय क्षेत्र को क्रॉस करने के लिए जो एक जगह होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, दर्रा। जैसे आप इस इमेज में देखिए, ये पूरी एक सड़क है, यहाँ पर चारों पर्वत है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, दर्रा या फिर पासेस इनको हम बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए क्लियर है, ठीक है। अमन जी आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, 2 मिनट का समय देना आप। चलिए, है ना, आगे डिस्कस करते हैं। कुमायूं हिमालय आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों नेपाल हिमालय, है ना। अब नेपाल हिमालय कहां पर स्थित है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि नेपाल में जो हिमालय स्थित है इसको हम क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय बोलते हैं, ठीक है। हिमालय का यह भाग काली और तिस्ता नदियों के बीच करीब 800 किलोमीटर लंबाई पर फैला क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर एक काली या फिर शारदा नदी निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, शारदा या फिर काली भी बोलते हैं। और यहाँ से आप सिक्किम रीजन से एक नदी निकलती है, तिस्ता, ठीक है। तो काली और तिस्ता नदियों के बीच में जो हिमालय रीजन स्थित है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। ये लंबाई याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना याद रखना कि किन किन नदियों के बीच में स्थित है। इसकी ऊंचाई कुमायूं हिमालय से भी अधिक है, जबकि इस क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई बहुत कम है ना। सेम चीज अभी जो मैंने आपको बताई थी, जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे चौड़ाई कम होती है और ऊंचाई बढ़ती जाती है। अगला है, इस हिमालय की श्रेणी को सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय और भूटान में भूटान हिमालय के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। इसका विस्तार एक प्रकार से आप देखेंगे तो सिक्किम तक देखने को मिलता है, हालांकि भूटान वाले रीजन में नहीं देखने को मिलता, लेकिन कुछ हिस्सा आ जाता है। तो आपको याद रखना है सिक्किम में सिक्किम हिमालय और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुछ इसकी प्रमुख चोटियां हैं बच्चों जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल होती हैं, जैसे अन्नपूर्णा हो गई, धौलागिरी हो गई, गोसाईनाथ हो गई, कंचनजंगा हो गई, मकालू हो गई और माउंट एवरेस्ट हो गई, है ना। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी 88.86 मीटर, ऑलरेडी हम डिस्कस करके आए हैं। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो गई। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इसके अलावा दार्जिलिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चाय बागानों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर उच्च गुणवत्ता की चाय मिलती है, ठीक है। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है ना। यहाँ पर दार्जिलिंग में बच्चों एक हिमालयन रेल चलती है टूरिस्ट के लिए, तो इसको विश्व धरोहर में, वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। तो ये थोड़ा सा एक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, दिमाग में रख लेना। आगे बात करते हैं असम हिमालय। तो जो ऑब्वियसली बात है नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, उसको हम असम हिमालय बोलते हैं। तो ये तिस्ता और ब्रह्मपुत्र या फिर तिस्ता और दिहांग, असम ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम दिहांग है, ठीक है।
तो इन दो नदियों के बीच में जो हिमालय स्थित है तो इसको हम क्या बोलते हैं, असम हिमालय। लगभग 750 किलोमीटर लंबा है, इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। असम हिमालय का विस्तार कहां कहां है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान। ठीक है, तो भूटान हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया, तो इन रीजन्स में आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। इस हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां जैसे जोमोलहारी, नामचा वरवा, पोहनी, तो ये सब किसकी चोटियां हैं, इसी असम हिमालय के अंतर्गत आती हैं बच्चों। कुछ प्रमुख चोटियां मैंने आपको बताया था ना कि नंगा पर्वत से लेकर के नामचा वरवा अरुणाचल प्रदेश तक ग्रेटर हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, तो ये इसी का हिस्सा है। ठीक है, नामचा वरवा आपको याद रखना, एक प्रमुख यहाँ पर माउंटेन रेंज है। हिमालय की सबसे पूर्वी जो चोटी है नामचा वरवा है, 7756 मीटर इसकी हाइट है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा में स्थित है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ दर्रे हैं यहाँ पर जैसे जलेपला, बुमला, सेला, यांगयाप और कारपुला। ठीक है, तो बच्चों इन दर्रों को, अब हालांकि अभी हम इसके बाद दर्रे ही पढ़ेंगे हिमालय के, तो लेकिन आपको यहाँ पर चूंकि असम हिमालय की बात हो रही है तो इनको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि ये सारे दर्रे असम हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। चलिए, तो बच्चों ये हमने चारों जो हिमालय थे, काश्मीर हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय, इसके अलावा नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इनको हमने स्टडी कर लिया। इसको हमने क्या बोला था, हिमालय का रीजनल डिवीजन। ठीक है, या फिर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। अब इसमें आपको मेन चीजें क्या याद रखनी है, शॉर्ट में बता देता हूं। कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित है, जैसे काश्मीर को आप देखेंगे तो सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है। कुमायूं कहां स्थित है, सतलज और काली के बीच में स्थित है। नेपाल कहां स्थित है, तो काली और तिस्ता के बीच में स्थित है। असम कहां है, तो तिस्ता और दिहांग या फिर तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है। सबसे पहले तो नदियां आपको याद रखना, क्योंकि इनका जो विभाजन किया है नदी घाटियों के आधार पर ही किया गया है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि जैसे काश्मीर हिमालय में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आ जाएंगी, माउंटेन पीक्स आ जाएंगी, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, पूरा ट्रांस हिमालय इसके अंतर्गत आ जाता है, पीर पंजाल, धौलाधर आ जाती है। कुमायूं हिमालय में क्या जाता है, तो कुमायूं हिमालय में जितनी भी उत्तराखंड की माउंटेन पीक्स हैं, नंदा देवी हो गई, है ना, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, बंदरपूछ हो गया, तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेपाल में आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगी, है ना। इसके अलावा असम हिमालय में नामचा वरवा वगैरह आ जाएंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जनरल से। यदि आपने स्टार्टिंग वाला लेक्चर देखा होगा तो आई थिंक आपको ये वाला लेक्चर इजीली समझ में आया होगा और इजीली आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं, भारत के दर्रे भी देख लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला लेक्चर एंड करेंगे और कल से हम एक बिल्कुल नया लेक्चर यहाँ पर, नए लेक्चर में भारत का जो आप देखेंगे उत्तर का जो विशाल मैदान है, अगला हमारा फिजिकल डिवीजन रहेगा, उसको हम नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दर्रे हम देख लेते हैं, भारत के दर्रे या फिर भारत में जो हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है, इनको हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित आवागमन की प्राकृतिक मार्गों को क्या बोला जाता है, दर्रा, है ना। वही सेम चीज है, जैसे देखिए यहाँ पर एक पर्वत यहाँ पर है, एक पर्वत यहाँ पर है। ठीक है, तो नॉर्मली प्राकृतिक दर्रों के लिए ही दर्रा शब्द यूज किया जाता है, लेकिन कृत्रिम रूप से भी इसको बनाया जा सकता है। भारत के प्रमुख दर्रों के नाम एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा बच्चों यहाँ पर काराकोरम रेंज में हमने पढ़ा था, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो लद्दाख में काराकोरम श्रेणी में ये स्थित है। माउंट केटू जो कि सबसे ऊंची चोटी है हमारे भारत की, है ना, ट्रांस हिमालय की, केटू गॉडविन ऑस्टिन, तो केटू गॉडविन ऑस्टिन के पास ही आपको काराकोरम दर्रा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक विशेषता इसकी है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है, लगभग 5540 मीटर की हाइट पर बच्चों ये दर्रा है। तो सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो जो काराकोरम दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5540 मीटर ऊंची इसकी हाइट है। यारकंद और तारिम बेसिन मार्ग इस दर्रे को जोड़ता है या फिर इससे गुजरता है। ठीक है, ये रीजन बच्चों यहाँ चाइना के हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये मार्ग गुजरता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसका नाम याद रखना है। एक मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा काराकोरम दर्रा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि कहां पर है, किस श्रेणी में है, और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इसलिए इसकी विशेषता हो जाती है। ठीक है, यारकंद से तामिल बेसिन को ये जोड़ता है। अगला है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहां पर है, इसको भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल रेंज कहां है, जम्मू कश्मीर में, मिडिल हिमालय का हिस्सा, ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं, मिडिल हिमालय की सबसे लंबी रेंज है, हम अच्छे से पढ़ करके आए हैं। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा कहां है बच्चों, पीर पंजाल रेंज में, जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। देखिए, जैसे मान लीजिए पीर पंजाल रेंज है, ठीक है, तो इसके बीच में ये दर्रा होगा जो कि जम्मू और कश्मीर को आपस में कनेक्ट करता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला है जोजिला दर्रा। तो ये जम्मू कश्मीर में ये भी स्थित है। ठीक है, श्रीनगर और कारगिल और लेह को जोड़ता है। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको लेह देखने को मिलेगा, यहां पर आपको कारगिल देखने को मिलेगा और यहां पर आपको श्रीनगर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो श्रीनगर से कारगिल और लेह को आपस में कनेक्ट करता है जोजिला दर्रा। तो आप थोड़ा सा इसको अपने मैप में भी देखना, दर्रा वाला जो आपका एटलस होगा उसमें दिए होंगे, तो वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये जितने भी दर्रे हैं आपको याद रखना किसको किसको जोड़ रहा है, किस रेंज में है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लेह में एशिया की सबसे लंबी सुरंग है जोजिला सुरंग, जोजिला टनल का शिलान्यास अभी वर्तमान में किया है 19 मई 2018 को। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, जोजिला तरंग जो है, सुरंग जो है बच्चों, इसी जोजिला दर्रे इसी के अंतर्गत आती है, इसी पास के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को लेह से, जम्मू कश्मीर के लेह में एशिया की सबसे लंबी ये सुरंग है, आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है।
चलिए आगे बात कर लेते हैं। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग है, लगभग 14 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बुर्ज अल दर्रा, तो ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। कश्मीर घाटी को लद्दाख के दावसाई मैदान से जोड़ता है, ठीक है। कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली जो है ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं। कहां पर स्थित है कश्मीर वैली, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज के मध्य में है ना कश्मीर हिमालय। ऑलरेडी मैंने आपको कुछ वैलीज दिखाई थी जब आपको मिडिल हिमालय पढ़ा रहा था। तो बुर्ज अल दर्रा आपको याद रखना है, कश्मीर घाटी को लद्दाख के दावसाई मैदान से कनेक्ट करता है। अगला है पीर पंजाल पास, तो यह जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जम्मू से श्रीनगर को आपस में जोड़ता है, मुगल रोड भी इसको हम बोलते हैं। वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है, आपको याद रखना है। जम्मू और श्रीनगर को आपस में ये कनेक्ट करता है पीर पंजाल पास। अब एक चीज आपको याद रखना है बच्चों, जितने भी ये दर्रे मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने आपको क्या याद रखना है कि किसको ये आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, किन किन जगह को ये कनेक्ट कर रहा है और किस राज्य में ये स्थित है, किस राज्य में। सबसे ज्यादा पूछता है राज्य, है ना, जैसे पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में है, लिपुलेख दर्रा कहां पर है। तो सबसे पहले तो आपको राज्य याद रखना है, और दूसरा आपको याद रखना है कि मान लीजिए कोई प्रमुख जैसे कुछ प्रमुख स्थान है, ठीक है, जैसे जोजिदल दर्रा हमने देखा था, श्रीनगर, कारगिल और लेह को जोड़ रहा है। तो कुछ यदि प्रमुख स्थान है तो उनको भी आपको याद करना है कि इनको आपस में कनेक्ट करो। तो यहीं से सिंपल क्वेश्चन आते हैं और स्टेट के अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिए। मान लीजिए जैसे आपने पहले कश्मीर के याद कर लिए, है ना, फिर आपने उत्तराखंड के याद कर लिए, फिर आपने सिक्किम के याद कर लिए, अरुणाचल प्रदेश के याद कर लिए। तो ऐसे आप स्टेट वाइज याद करेंगे तो इजिली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला है सिपकीला दर्रा, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। उसकी एक विशेषता क्या है, इसी सिपकीला दर्रे के पास से जो सतलज नदी है भारत में इंटर करती है, इस प्रकार से, है ना। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से इंटर करती है, तो सिपकीला दर्रे के पास से ही भारत में ये नदी एंटर करती है। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। जो शिपकीला पास है बच्चों, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत रीजन यह है ना, यहाँ पर तिब्बत रीजन है पूरा, और यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश राज्य है, तो बीच में बॉर्डर पर पड़ता है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। इसके अलावा सतलज नदी इसी दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। अगला है रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा देख लेते हैं, एक मिनट रुकेगा। रोहतांग दर्रा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल रेंज के अंतर्गत, ठीक है। देखिए जो पीर पंजाल रेंज है ना बच्चों, इसका मुख्य हिस्सा तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा इसका हिमाचल प्रदेश में भी आता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पीर पंजाल रेंज में आता है रोहतांग दर्रा। आपको राज्य याद रखना है। मनाली आप गए होंगे घूमने हिमाचल प्रदेश में, तो लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है, ठीक है। मतलब देख लीजिए यहाँ पर लेह है, आपको पता होगा, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मनाली, तो इनको आपस में कनेक्ट करता है, इस प्रकार से बीच में हुआ, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी याद रख लेना। अगला है बाड़ालाचा दर्रा, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी बाड़ालाचा हो गया, रोहतांग हो गया, मनाली को लेह रोड से जोड़ रहा है। सेम चीज है, देखिए रोहतांग भी सेम कर रहा है, बाड़ालाचा भी सेम कर रहा है, तो इनको आप साथ में याद कर सकते हैं कि दोनों हिमाचल प्रदेश में है और दोनों मनाली को लेह मार्ग से कनेक्ट करते हैं, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला है मानन दर्रा, तो ये उत्तराखंड के कुमायूं पहाड़ियों पर है। अभी हमने कुमायूं हिमालय में भी इसको पढ़ा था। उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। अब जितने भी आपको दर्रे बच्चों उत्तराखंड में मिलेंगे, उत्तराखंड में 3 दर्रे मिलेंगे, एक तो माना, दूसरा है नीति, और तीसरा है यहाँ पर लिपुलेख, है ना। माना, नीति और लिपुलेख, ये 3 दर्रे आपको यहाँ पर आपस में देखने को मिलते हैं। तो ये जो तीनों दर्रे हैं, ये उत्तराखंड को बच्चों कहां से, तिब्बत रीजन से कनेक्ट करते हैं। तीनों आपको बॉर्डर पर देखने को मिलेंगे। तीनों याद रखना, माना, नीति, लिपुलेख। कहीं कहीं आपको मानाला, नीतिला और लिपुलेखला। ला का मतलब क्या होता है, ला का मतलब भी दर्रा होता है, इसलिए कई बार यहाँ पर लास्ट में ला वर्ड भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखना है, तीनों दर्रे उत्तराखंड तिब्बत को कनेक्ट करते हैं। ये देख लिया, नीति आ गया, ये भी अभी दिखा हमने, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ते हैं, ठीक है। नाथुला देख लेते हैं। अब नाथुला कहां है बच्चों, सिक्किम राज्य में है, डोकिंग्या श्रेणी के अंतर्गत आता है। सिक्किम राज्य यहां पर है, तो ये भी तिब्बत और भारत के बीच में, या फिर तिब्बत और सिक्किम के बीच में आपको देखने को मिलता है। यह जो दर्रा है प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है, नाथुला, है ना, याद रखना है। प्राचीन काल में यहां से रेशम का व्यापार होता था, सिल्क रूट था, यही सिल्क रूट था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्राचीन काल में किस दर्रे से होकर के सिल्क या फिर रेशम का व्यापार होता था, तो नाथुला से होता था, है ना। भारत और चीन की सीमा से होने वाले 3 व्यापारिक मार्गों में से एक नाथुला दर्रा भी है, ठीक है। भारत और चीन की सीमा में होने वाले 3 व्यापारिक मार्गों में, मतलब और भी ऐसे मार्ग हैं, उसमें से एक प्रमुख है नाथुला दर्रा, तो ये आपको याद रखना है। अगला है जैलेपला, तो सिक्किम राज्य में ये स्थित है, सिक्किम को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है, जो कि कैपिटल है। इसके अलावा दार्जिलिंग व चुंबी घाटी को भी आपस में कनेक्ट करता है ना। अब सिक्किम के 2 आपको याद रखना है, एक तो नाथुला, ठीक है, और जैलेपला। ये दोनों कहां हैं बच्चों, ये दोनों हैं सिक्किम में, और किसको कनेक्ट कर रहे हैं, सिक्किम और तिब्बत को। इसके पहले मैंने उत्तराखंड के 3 बताए थे, है ना, तो वो 3 आपको उत्तराखंड के याद रखना है। तीनों का किसको कनेक्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड और तिब्बत को, और यहाँ पर ये दोनों किसको कनेक्ट कर रहे हैं, सिक्किम और तिब्बत को। इजिली याद हो जाएंगे, स्टेट के अकॉर्डिंग आपको याद करना है। अगला है बच्चों बॉमडिला। बॉमडिला कहां पर है, तो यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है ना। बॉमडिला और यांगयाब दर्रे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सेम यहाँ पर है, ये भी किसको कनेक्ट कर रहा है, तिब्बत रीजन को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट कर रहा है। तवांग घाटी से होकर के तिब्बत जाने का मार्ग यहाँ पर है। तवांग घाटी जो कि भारत
और चीन, भारत और चीन के मध्य में विवाद है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत और चीन के मध्य में विवाद है, तो देखिए तवांग घाटी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये जो रीजन है ना, ये तवांग घाटी वाला रीजन है, यहाँ पर ही ये दर्रा है और भारत और चीन के बीच में विवादित क्षेत्र भी है। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से कनेक्ट करता है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला है यांगयाप, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में ही है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से प्रवेश करती है। जब हम नदियां पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इस प्रकार से निकलती है और इसी यांगयाप दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये एक पास है जो कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है, तो ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इस दर्रे से होकर के चीन के लिए मार्ग है ना, मतलब वही चूंकि बीच में स्थित है तो मार्ग है। दिफू दर्रा देख लेते हो तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन एक पॉइंट याद रखना है इसके बारे में कि ये म्यांमार और भारत, यहाँ पर म्यांमार है पूर्व में, यहाँ पर तो भारत और म्यांमार के बीच में है और इससे काफी व्यापार भी होता है। भारत और म्यांमार के बीच में व्यापार और परिवहन के लिए वर्ष भर ही खुला रहता है, ठीक है, तो इससे होकर काफी ज्यादा ट्रेड होता है भारत और म्यांमार के बीच में, तो ये बात आपको याद रखना है। दिफू दर्रा, ठीक है, तो बोमडीला और यांगयाप ये किसके हो गए, ये हो गए अरुणाचल प्रदेश में, जो कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। दिफू कहाँ हो गया, दिफू भी अरुणाचल प्रदेश में हो गया, जो कि म्यांमार और किसके बीच में है, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, ठीक है। अगला है बच्चों तुजू दर्रा, तो तुजू दर्रा मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दिफू कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू कहाँ है, मणिपुर में, ये भी म्यांमार और मणिपुर के मध्य में है, ठीक है। इस दर्रे से इम्फाल और लापू म्यांमार जाने का रास्ता है, ठीक है, तो ये भी आपस में कनेक्ट करता है म्यांमार से, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। लिपुलेख की बात कर लेते हैं, ये छूट गया था, मैंने आपको वहां पर 3 दर्रे बताए थे ना उत्तराखंड में, माना, नीति और लिपुलेख। तो इसकी विशेषता क्या है बच्चों, इसकी विशेषता यह है कि इससे होकर के क्या होती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, आपको पता होगा हिंदुओं का एक प्रमुख यहाँ पर इस धार्मिक पर्यटन स्थल है कैलाश, यहाँ पर कैलाश पर्वत है ना, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, तो इसी लिपुलेख दर्रे से होकर के कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, ये बात आपको याद रखना है। और भारत चीन के बीच में पहला जो सीमा व्यापार पॉइंट है यही है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, भारत और चीन के बॉर्डर पर ये स्थित है। तो बच्चों ये कुछ प्रमुख दर्रे थे, ठीक है, तो आप जितने भी मैन दर्रे थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, इनको याद कैसे करना, तो बहुत सिंपल है याद करना। सारी माउंटेन रेंजेस आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, तो आपको क्या करना है, एक एक राज्य पकड़ लेना, जैसे उत्तराखंड ले लिया आपने, सिक्किम ले लिया आपने, अरुणाचल प्रदेश ले लिया आपने, जम्मू कश्मीर ले लिया, मैक्सिमम यहाँ पर ही है, और लद्दाख ले लिया आपने, है ना। अब यहाँ पर आपको याद करना, जैसे सिक्किम में हमने देखा था, है ना, सिक्किम में कौन कौन थे, नाथुला, जयलेपला थे। अभी अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा यांगयाप और बोमडीला था। उत्तराखंड में हमने देखा माना, नीति और लिपुलेख था। तो इस प्रकार से आप याद करेंगे ना, और मैक्सिमम इजी भी है। जैसे उत्तराखंड के जो तीनों है वो इंडिया या फिर उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ रहे हैं, सिक्किम के जो दोनों है सिक्किम और तिब्बत को जोड़ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के जो 2 थे स्टार्टिंग वाले वो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करें, तो ईजिली याद हो जाएंगे, ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा आपको ध्यान से बस पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। यहाँ पर मैंने आपको इनको अलग अलग इसलिए पढ़ाया है क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना पड़ता है ना, बाकी आप इसको स्टेट के अनुसार याद कर सकते हैं, बहुत आपको ईजी होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस समझ में आया होगा। तो बच्चों जो हमने फिजिकल डिवीजन किया था इंडिया का, भौगोलिक विभाजन किया था, इसके अंतर्गत हमने 6 पार्ट में भौगोलिक विभाजन किया था। इसके अंतर्गत पहला हमने देखा था उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला, जिसमें हमने हिमालय को स्टडी किया था, ठीक है। तो ये पहला फिजिकल डिवीजन हमारा आज कंप्लीट होता है, हिमालय वाला पोर्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा जो सेकंड फिजिकल डिवीजन रहेगा, इसमें हम उत्तर का विशाल मैदान, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। अब कुछ मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद फिर क्लास को एंड करेंगे और कल से हम नया यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है ना, निम्न में से भारत की, ध्यान से पढ़ना, भारत की पूछ रहा है, कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन। कितनी हाइट है इसकी, 86-11 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि कहां पर है, जो कि काराकोरम रेंज में स्थित है। और काराकोरम किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है बच्चों, हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यदि मान लीजिए यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन होता है, निम्न में से भारत में, ऐसा क्वेश्चन होता, मान लीजिए निम्न में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उस कंडीशन में आंसर गॉडविन ऑस्टिन नहीं होता, उस कंडीशन में आंसर होता आपका कंचनजंगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, एक बार मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं। देखिए मान लीजिए एज जो सेम क्वेश्चन है ऐसा आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और यदि ऐसा आ गया कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका आंसर क्या होगा, कंचनजंगा, 85-86 या फिर 85-95 मीटर इसकी हाइट है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ट्रांस हिमालय है बच्चों, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, है ना, इसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं, पार हिमालय बोलते हैं। इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, गॉडविन ऑस्टिन, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, कंचनजंगा, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, माउंट एवरेस्ट। तो कोई भी डाउट नहीं रखना है, बहुत अच्छे से मैंने आपको यहां पर चीजें पढ़ाई हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट रुकना। बद्रीनाथ कहां पर स्थित है, ठीक है, मध्य हिमालय, कुमायूं हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन अच्छा भी है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी आपको कर सकता है, क्योंकि कुमायूं हिमालय भी आंसर है यहाँ पर और हिमाद्री हिमालय भी यहाँ पर आंसर है, ठीक है। तो आंसर तो इस हिसाब से दोनों है, लेकिन मिडिल हिमालय नहीं होगा और ट्रांस हिमालय नहीं होगा। तो इसका आंसर बच्चों कुमायूं हिमालय भी दिया जा सकता है और हिमाद्री हिमालय भी दिया जा सकता है ना। तो यदि ऑप्शन में ऐसा होता कि बी और डी दोनों, तो ये ज्यादा सही आंसर होता, लेकिन इसको अभी हम कहां रखेंगे, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत रखेंगे। अगला है नंदा देवी चोटी है, कहां पे है ये नंदा देवी चोटी, तो देखिए रीजनल डिवीजन के अंतर्गत अभी हमने पढ़ा, IAS 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, नेपाल का भाग है, कुमायूं का भाग है, असम का भाग है, पंजाब का भाग है। तो अभी मैंने बताया था नंदा देवी कहां है, कुमायूं हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है और कुमायूं की सबसे ऊंची चोटी है
1816 या 1817 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, नंदा देवी। अगला है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, टेथिस भूसन्नति से हुई है इसकी उत्पत्ति, या फिर टेथिस सागर से हुई है। ये मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में आपको बताया था जब मैं आपको हिमालय के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है हिमालय के पाद प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय के पाद प्रदेश मतलब क्या है, ये आप यदि देखेंगे तो ट्रांस हिमालय है सबसे पहले, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेटर हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय है, फिर शिवालिक है। ठीक है, तो ये जो शिवालिक है ना बच्चों, ये सबसे लास्ट श्रृंखला है पूरे हिमालय की। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, हिमालय का पाद प्रदेश। इसके बाद हिमालय खत्म हो जाता है, इसके बाद मैदान शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, शिवालिक। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा, ये कहां पर स्थित है। ठीक है, तो अराकानियोमा कहां पर है, म्यांमार में। ये चीज भी मैंने आपको बताई थी। देखिए जो म्यांमार है ना बच्चों, यहां पर मैं इस प्रकार से यदि मैप बनाऊं इस प्रकार से, ठीक है, ये भारत का मैप बनाऊं तो यहां पर आप देखेंगे म्यांमार देश स्थित है। ठीक है, तो हिमालय इस प्रकार से जाता है पूरा, ये इस प्रकार से म्यांमार तक जाता है। तो म्यांमार में जो हिमालय का विस्तार है उसको हम क्या बोलते हैं, अराकानियोमा। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने आपको बताया था भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका आंसर क्या होगा, कंचनजंगा। इसमें बच्चों कभी भी गलती से K2 गॉडविन ऑस्टिन आंसर मत लगाना, क्योंकि वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की नहीं है। वो ट्रांस हिमालय को हम बोलते हैं, हिमालय का पार्ट नहीं है ना। किस प्लेट का हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी कहां पर स्थित है, तो लद्दाख, पीर पंजाल नहीं, रणज्योति, नागतिब्बा नहीं, मध्य हिमालय और शिवालिक नहीं, धौलाधर, पीर पंजाल, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए कुल्लू घाटी का कई जगह आपको मिलता है कि ग्रेटर हिमालय और धौलाधर के बीच में स्थित है। ठीक है, कुल्लू घाटी, या फिर ऐसा लिखा मिलता है कई जगह धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। ठीक है, तो धौलाधर, पीर पंजाल भी सही होगा इसका आंसर, दोनों सही है। यदि वैसा ऑप्शन में जाए तो वो भी सही आंसर होगा। अगला है शिवालिक श्रेणी किस काल में यहां पर बना था। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको मैं आपको कभी और डिस्कस करा दूंगा, नहीं तो आपको यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण है ना, नॉर्थ टू साउथ सही क्रम आपको यहां पर बताना है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपको कौन सी मिलेगी, सबसे ऊपर आपको मिलेगी काराकोरम, है ना। उसके बाद कौन सी मिलेगी, उसके बाद मिलेगी लद्दाख, तो क्या हो गया 3 4। उसके बाद कौन सी मिलेगी, जास्कर, तो 1 और 2, तो 3 4 1 2, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करा दी कि इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए IAS 1995 में और यूपीपीसीएस 2015 और 19 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको पूरा टेस्ट अपलोड करा दूंगा, तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उत्तर का विशाल मैदान या फिर द ग्रेट नदन प्लेन्स। तो आप बने रहिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। बाय बाय।